कैसे एक बार सभी बच्चे बताएंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। और आज है आपका 19 मई। आज हम डिस्कस करेंगे 19 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वनडे एग्जाम कोई भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपका स्टेट का है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम की हम बात कर रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स कराई जाती है और स्टडी के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे, सभी बच्चे क्लास से जुड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही आपने इसके बारे में सुना भी होगा। काफी चर्चा का ये विषय रहा था 2019 में भी और आज फिर दोबारा से चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस संविधान संशोधन की वैधानिकता को वैध घोषित किया है? रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द वैलिडिटी ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैलिड। ठीक है, तो ध्यान रखना ये अमेंडमेंट है। आपने सुना होगा ईडब्ल्यूएस के बारे में। किसके बारे में? ईडब्ल्यूएस के बारे में आपने सुना होगा। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो आरक्षण दिया गया था 10%, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी कि उस पर एक बार पुनर्विचार किया जाए, उसको एक बार रीचेक किया जाए कि वो कहां तक सही है, कहां तक वो सही नहीं है। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग की हम बात कर रहे हैं। कहां पर? जो जनरल कैटेगरीज में जो इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति थे, उनको क्या दिया गया था? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग, इन वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया था। 10% आरक्षण दिया गया था। तो ये था 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा? 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कब हुआ था? 2019 में इसको किया गया था। तो इसको जो याचिकाएं दायर की गई इसको लेकर कि ये गलत है या इस पर एक बार पुनर्विचार किया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध कर दिया है कि भाई जो हमने ईडब्ल्यूएस के बारे में समझा जाना, ये बिल्कुल सही है, ये वैध है, ये सामान्य वर्ग को मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको वैधानिकता पर जो इसके सवाल थे इसको समाप्त कर इसको वैध घोषित कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं पहले तो आप मुझे ये बताइएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले आपको बताना है कि ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं। ये जो आरक्षण है, ये रिजर्वेशन है, ये सामान्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं, वर्ग है जनरल कैटेगरी में, उसमें भी जो आर्थिक रूप से कमजोर है। ठीक है ना, सभी वर्गों में हर प्रकार का आपको इंसान मिल जाएगा। कुछ बहुत अमीर है, कुछ मिडिल क्लास है, कुछ निम्न क्लास है, ये सभी में है। ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी में नहीं होता, जनरल में भी होता है। तो उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कारण के द्वारा। ठीक है, तो इसको वैध घोषित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बार इसको समझिएगा। इस संविधान संशोधन के तहत सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों व सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया और आरक्षण को लागू रखा है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। ठीक है, आप इससे भी इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट पर बच्चों से जुड़ी सामग्री का प्रसार वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत बढ़ गया है? ध्यान रखिए, हम पोर्नोग्राफी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वो किसी भी प्रकार की वहां पर हो सकती है। अभी ध्यान रखना इस चीज को। एक रिपोर्ट जारी की है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने और इन्होंने कहा है कि इंटरनेट मीडिया पर बच्चों से जुड़ी जो सामग्री है, बच्चे जो हैं, ठीक है ना, उनसे जुड़ी सामग्रियां बहुत ज्यादा कहां पर सर्च की जा रही है? इंटरनेट पर की जा रही है, जो वर्ष 2023 में लगभग 300% तक बढ़ चुकी है। कितनी? ये लगभग 250 से 300% तक बढ़ चुकी है। ये आंकड़ा अभी जारी किया है मानवाधिकार आयोग ने और इसने कहा है कि इसकी जांच की जानी चाहिए।
ठीक है, इसकी जांच की जानी चाहिए क्योंकि बच्चों का मिसयूज हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके जो कैरेक्टर है उस पर कहीं ना कहीं आंच आ रही है। ठीक है ना, जब उनको इस तरह की चीजें दिखाई देंगी हो सकता है कि उनमें कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाएं, ठीक है ना, या हो सकता है कि उनके माँ बाप डिप्रेशन में चले जाएं। तो ऐसे को रोका जाना चाहिए, ये अभी मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट अपनी जारी की है। दूसरा आपको मैं बता दूं, वर्ष 2021 में 1,63,633 केस थे जो बढ़कर 2023 में 4,50,207 हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं इनकी जो संख्या इंक्रीज हुई वो किस स्तर से इंक्रीज हुई है। और सबसे आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इसमें अमेरिका की कुछ एजेंसियां हैं जो इसका दुरुपयोग कर रही हैं। हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं दिया गया कि वे कौन कौन सी एजेंसियां हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा इसका मिसयूज कर रही हैं। जैसे आप कभी सोशल मीडिया पर अपने बच्चों के साथ में फोटो अपलोड करते हैं तो उसका भी मिसयूज होने की खबर आई है कि उस तरह के जो फोटोज हैं उनका भी मिसयूज किया गया है जो बच्चों का है। ठीक है, तो ये अभी जो है इस पर जांच चली हुई है। जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, उन्होंने इस बारे में पूरा संज्ञान लेने की कोशिश की है और जांच की जा रही है कि इस तरह की जो अवैध सामग्री होगी उसको पूर्ण तरीके से बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एआई आधारित सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है। सारथी पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया, ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको लॉन्च किया। ये यार नाम बड़ा गलत लिखते हैं भाई, पता नहीं क्यों। ये अश्विनी वैष्णव है, अश्विनी वैष्णव ने, भूपेंद्र सिंह यादव ने, या इनमें से कोई नहीं। साथी पोर्टल ये लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, एक बार सभी बच्चे इसको देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको समझिएगा। ठीक है, साथी पोर्टल जो लॉन्च किया गया ये अश्विनी वैष्णव जो है हमारे, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। साइबर ठगी को रोकने के लिए साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। पोर्टल पर मोबाइल नंबर डालने से सभी जानकारी का पता चल जाएगा, अवैध रूप से चलने वाले नंबर को भी बंद कराया जाएगा। अब ये पोर्टल का काम होगा क्या, मैं आपको बता दूं। अभी हमारे जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसने रिपोर्ट दी है, क्या रिपोर्ट दी है कि भारत में लगभग 50% नंबर्स ऐसे हैं जो अवैध रूप से संचालन में है, अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। अवैध रूप से मतलब ये है कि आईडी किसी का है, फोटो किसी का है, ठीक है ना, केवाईसी कराते हैं तो पता नहीं कस्टमर की केवाईसी कैसे करते हैं, कोई जानकारी नहीं है। इस पोर्टल पर क्या होगा, जैसे आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरा जो नंबर है या क्या जब मेरी आईडी है इस पर कितने नंबर चालू हैं, तो आप सारथी पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे नाम से कितने नंबर चले हुए हैं। इसमें एक डाटा रिलीज किया गया कि 2 व्यक्ति हैं भारत में जिनके नाम पर 6000 नंबर संचालन में हैं। या तो वो ही अवैध रूप से उसके चला रहे हैं या कोई उनके आईडी का और उनके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज कर रहा है। ये रिपोर्ट कल के न्यूज़पेपर में ही थी। ठीक है, जिस बच्चे ने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उसको पता होगा। तो ये इस तरह की जानकारी अगर आपको भी अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में लेनी है तो आपको क्या करना होगा, साथी पोर्टल पर जाकर अपना नंबर डालिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके नंबर से और भी जो डॉक्यूमेंट्स आपके कई दूसरे नंबर पर तो वो अपलोड नहीं है या और बहुत सारे नंबर आपके नाम पर तो नहीं है। ठीक है, तो ये इसको रोकने के लिए किया गया है साथी पोर्टल। और लगभग ध्यान रखना, लगभग 73% जो नंबर हैं वो अवैध पाए गए जिनको बंद किया जाएगा। ठीक है, उनको बंद किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आज की काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन यहां पर बताई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक हमारा जीवन हमारी यादें किसने लॉन्च की है। काफी अच्छी किताब है हमारा जीवन हमारी यादें। ये पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई, हु हैज लॉन्च द बुक हमारा जीवन हमारी यादें, राजनाथ सिंह, जगदीप धनखड़, भूपेंद्र सिंह यादव, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से एक बार सभी बच्चे बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा जीवन हमारी यादें पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया, भूपेंद्र सिंह यादव जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। कौन है, हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने इसका विमोचन किया है। दूसरा, इस पुस्तक का जो संपादक है ये रामानंद है, इनका नाम है रामानंद। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा जीवन हमारी यादें, हमारी यादें, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है,
ठीक है, तो ये रामानंद के द्वारा लिखी गई और इसका विमोचन किसने किया? ये विमोचन किया है भूपेंद्र सिंह यादव जी ने, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में सिक्किम ने किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाया है? 15 मई, 16 मई, 17 मई या 18 मई? ठीक है ना, सिक्किम हमारा जो पूर्ण राज्य बना था ये 16 मई में बना था। कब? 16 मई में बना था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि जो इसने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है। कमेंट बॉक्स में आज आपका ये क्वेश्चन होगा, इसको आप लिखेंगे कि कौन सा इसने स्थापना दिवस मनाया है, कौन सा? 16 मई 1975 में ये भारत का 22वें राज्य बना था। कब? 16 मई 1975 में 22वां राज्य भारत का बना था, ध्यान रखिएगा। सिक्किम 2016 में, ध्यान रखना, पूर्ण जैविक फर्टिलाइजर करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और सिक्किम के बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि यहाँ पर जो सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी जो है वो 2 बच्चे अगर करते हैं उनको प्रमोशन मिलेगा, तीसरे बच्चे पर उनका प्रमोशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये नीति वहां पर जनसंख्या बढ़ाने को लिए की गई है वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा, अगर आपके ध्यान हो, मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 मई, ध्यान रखिएगा। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है, ध्यान रखना। दार्जिलिंग यहां पर एक पहाड़ी है, ध्यान रखेंगे। दार्जिलिंग पहाड़ी कहां पर है? सिक्किम में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दार्जिलिंग जो शहर है ये कहां पर है, ये वेस्ट बंगाल में है, दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपका यूपीएससी है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का कौन चेयरमैन बना है? राज शुक्ला है, मनोज सोनी है, राजीव शुक्ला है। यूपीएससी की हम बात कर रहे हैं तो यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है इनको शपथ दिलाई गई है, किसको? मनोज सोनी को शपथ दिलाई गई है। अगर यूपीएससी की हम बात करें तो 1926 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखेंगे यूपीएससी ये किसके अंडर काम करती है भाई? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूपीएससी जो है किसके अंडर काम करती है तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। यूपीएससी किसके अधीन काम करती है, एक बार बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, यूपीएससी के बारे में आपको अगर पढ़ना है तो आर्टिकल 315 आप पढ़ सकते हैं। 315 अखिल भारतीय सेवाएं जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अखिल भारतीय सेवाएं इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये किसके अंडर काम करती है? कार्मिक लोक सेवा आयोग, ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कार्मिक मंत्रालय, कार्मिक लोक सेवा मंत्रालय के अधीन काम करती है, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, कार्मिक लोक सेवा मंत्रालय के अधीन काम करती है। ठीक है, भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है, जिससे आप क्या करते हैं? आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। मैंने आपको चैट जीपीटी के बारे में बताया था कि चैट जीपीटी भी उसका कट ऑफ क्लियर कर पाया था, टोटल क्वेश्चन वो भी नहीं कर पाया था। तो ये दुनिया का सबसे टॉपेस्ट एग्जाम हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस महानिदेशक ने पुलिस कर्मचारियों को अनफिट होने के कारण वीआरएस लेने की घोषणा की है? ठीक है ना, तो ये एक अभी डिसीजन लिया गया है असम सरकार के द्वारा। ये असम के जो पुलिस महानिदेशक हैं उनके द्वारा एक डिसीजन लिया गया है, जिन पुलिसकर्मियों का पेट बाहर है, अनफिट को रखा गया। ठीक है, अनफिट उनको रखा गया। अनफिट का मतलब है कि वो भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, अपने फिजिकल को उन्होंने मेंटेन नहीं किया है, तो ऐसे पुलिसकर्मियों को वीआरएस दिया जाएगा। वीआरएस का मतलब क्या होता है कि आप अपनी पूरी नौकरी से पहले ही छुट्टी आपको अपनी स्वेच्छा से लेनी होगी, अपनी स्वेच्छा से ही आपने रिजाइन दे दिया, उसको वीआरएस कहते हैं। तो ये असम सरकार के द्वारा एक पहल शुरू की गई है कि या तो आपको नवंबर तक का समय देते हैं, नवंबर तक आप फिट हो जाइएगा। डेडलाइन उन्होंने रखी है, डेडलाइन कब तक है? नवंबर तक की डेडलाइन है। और इन्होंने कहा कि अगर आप नवंबर तक फिट नहीं होते, यानी कि आपकी जो तोंद बाहर है ये अंदर नहीं जाती, तो आपको वीआरएस लेना पड़ेगा। वीआरएस का मतलब होता है कि अपनी स्वेच्छा से आप रिजाइन कर रहे हैं,
वीआरएस का मतलब होता है कि आप अपनी स्वेच्छा से अपनी जॉब से रिजाइन कर रहे हैं। यह पहल शुरू की गई है असम सरकार के द्वारा, क्योंकि पुलिस का मतलब होना चाहिए फिट एंड फाइन, ठीक है ना, तभी आप बदमाशों को पकड़ पाएंगे, तभी आप जो है चोरों को पकड़ पाएंगे। तो ये असम सरकार के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताएंगे। असम की अगर बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है दिसपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत शर्मा बिस्वा, आप सभी जानते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है भाई? काजीरंगा नेशनल पार्क यहां पर है। मानस नेशनल पार्क कहां पर है? मानस नेशनल पार्क यहां पर है, ध्यान रखिएगा। हाथी उत्सव कहां पर मनाया गया था भाई? हाथी उत्सव जो मनाया गया था ये काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मनाया था, जिसमें हमारी जो राष्ट्रपति जी थी द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इसका क्या किया था? शुभारंभ किया था। यहां पर कामाख्या मंदिर है, कौन सा? कामाख्या मंदिर कहां पर है? ये भी असम में ही है। अबुबाची मेला कहां पर लगता है? अबुबाची मेला ये कामाख्या मंदिर में ही लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहू उत्सव कहां का है? ये बिहू उत्सव भी असम का ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो असम के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 76वें कान फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? वेयर हैज द 76th कांस फिल्म फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड? अमेरिका में, भारत में, जर्मनी में या फ्रांस में? जल्दी से बताइएगा। जैसे भारत का आईफा होता है, जैसे ब्रिटेन में बाफ्टा होता है, जैसे अमेरिका में क्या होता है? ऑस्कर अवार्ड होते हैं, इसी प्रकार से इस देश में क्या होता है? इसी प्रकार से इस देश में कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ये एक इस देश का शहर है जिसको कांस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कहां पर हुआ? ये फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा। फ्रांस में एक जगह पड़ती है कांस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, आयोजन जो है ये 76वां इसका संस्करण होगा। कौन सा? 76वां इसका संस्करण होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें आपको याद रखनी है, जैसे जून डी बेरी, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये एक मूवी है जो इसके उद्घाटन समारोह में दिखाई गई, जिसका नाम है जून डू बेरी, ठीक है। जॉनी डेप ने इसमें काम किया है। अगर आप जानते हैं जॉनी डेप, इनके बारे में अगर आप जानते हैं, ये काफी फेमस प्रसिद्ध कलाकार है, क्योंकि इनका जब तलाक हुआ था इनकी पत्नी के साथ में, तो बड़ा न्यूज का विषय बना हुआ था। ये पहले ऐसे व्यक्ति, पर्सनली अगर मैं कहूं, मुझे लगा कि तलाक के बाद जिन्होंने अपनी पत्नी से पैसा वापस लिया, वरना मोस्टली केसेस में ऐसा हुआ है कि जिसका भी तलाक हुआ उसको पैसा देना पड़ा, तो इन्होंने पैसा वापस ले लिया था अपनी पत्नी से। ये काफी चर्चा में रहे थे जॉनी डेप, आप इनको जाकर देख सकते हैं। आपने अगर मूवी देखी होगी समुद्र के लुटेरे, कैरेबियन ऑफ सी, अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसमें आपने देख लिया होगा कि ये वही है जॉनी डेप। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के जो अध्यक्ष रहेंगे कान फिल्म फेस्टिवल के, ये है रूबेन ओस्टलर्स। कौन है? रूबेन ओस्टलर। 1946 में फ्रांस के शहर कान में इसका आयोजन किया गया था पहली बार। समापन समारोह, जब समापन समारोह होगा, इसमें एलिमेंटल मूवी को दिखाया जाएगा। कौन सी? एलिमेंटल मूवी को दिखाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कितने पैसे लिए थे वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन इन्होंने पैसा वापस लिया था, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये काफी चर्चा का विषय रहा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। शायद हो सकता है कुछ बच्चे जानते भी। जैक स्पैरो, बहुत बढ़िया, जैक स्पैरो के नाम से इनको जाना जाता है, अगर आपके ध्यान होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार ये क्वेश्चन भाई अधूरा है, ये क्वेश्चन अधूरा है। वैसे इस क्वेश्चन को भाई कल करा दिया जाएगा, इसको फुल टाइप ये नहीं कर पाए, ठीक है। चलिए, इसको कल करा दिया जाएगा भाई। हाल ही में किसने प्रोटेक्ट आवर डॉटर पहल शुरू की है? रिसेंटली हु हैज स्टार्टेड प्रोटेक्ट आवर डॉटर,
यानी कि अपनी जो बेटियां हैं उनको प्रोटेक्ट करे। ये पहल शुरू की गई है, किसके द्वारा ये शुरू की गई है? ठीक है, ये विपुल अमृतलाल साहा के द्वारा, सुदीप्तो सेन के द्वारा, श्रुति के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, ये जो पहल शुरू की गई प्रोटेक्ट आवर गर्ल, यानी कि अपनी जो डॉटर है, अपनी जो बच्ची है, अपनी जो बेटी है, उसको प्रोटेक्ट करे, ये पहल शुरू की है विपुल अमृत साहा के द्वारा। किसके द्वारा? विपुल अमृत लाल साहा के द्वारा। अब आप पूछेंगे कि ये विपुल अमृत साहा लाल कौन है, तो ध्यान रखिएगा, ये द केरला स्टोरी के निर्माता हैं। द केरला स्टोरी के निर्माता ये हैं। ये क्या है? उसके निर्माता हैं जिन्होंने प्रोटेक्ट आवर गर्ल्स को क्या किया है? शुरू किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको लिखेंगे। और इसके जो डायरेक्टर हैं द केरला स्टोरी के, ये सुदीप्तो सेन हैं। ध्यान रखना, दोनों में अंतर होता है। एक होता है निर्माता, निर्माण करने वाला, और एक होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर का मतलब होता है जब मूवी शूट हो रही होती है तो वो डायरेक्शन करता है। क्या करता है? डायरेक्शन करता है। लेकिन इन्वेस्ट किसने किया? इन्वेस्ट किया है विपुल अमृत साहा लाल के द्वारा। दोनों में डिफरेंस है, समझ लीजिएगा। एक होता है निर्माता, एक होता है डायरेक्ट करने वाला। ठीक है, जिसको गाइड भी आप कह सकते हैं। मान के चलिए कोई मूवी है, उसमें पैसे मैंने लगाए और उसको जोगेन सर डायरेक्ट करे तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टर हो जाएगा। लेकिन निर्माता कौन है? निर्माता मैं उसमें रहूंगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरा है। ठीक है ना, जो भी इसमें फंड्स होंगे, जो भी इसकी कार्रवाई होगी, वो सारी मेरे नाम से होगी। तो ये दोनों में डिफरेंट होता है। तो ये निर्माता है, जबकि सुदीप्तो सेन कौन है? सुदीप्तो सेन इसके डायरेक्टर है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए दूसरा आपको ध्यान रखना है, द केरला स्टोरी के ये क्या है? निर्माता है। इन्होंने आर्षा विद्या समाजम संस्था की मदद से लव जिहाद व मंतांतरण रोकने के लिए इस पहल को शुरू किया है। और इन्होंने इस संस्था को क्या दिया है? 51 लाख रुपए दिए हैं। 51 लाख रुपए इन्होंने इसलिए दिए हैं कि आप जो ये लव जिहाद होता है इसको रोकें। ये जो मंतांतरण होता है, यानी कि धर्म परिवर्तन किया जाता है, लालच में किया जाता है, इसको आपको रोकना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? रोकना है। ये किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप सभी जानते हैं धर्म मंतांतरण की जो घटनाएं हैं दिन ब दिन कितनी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और अगर आपको आर्टिकल 25 से लेकर 28 आपने पढ़ा है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। ये इसमें कोई भी आपको बाधा नहीं है, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आपको अगर कोई जबरदस्ती आपसे धर्म परिवर्तन कराता है, आपको लालच में धर्म परिवर्तन कराता है, या आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स करता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है और यही इसका कार्य होगा। और विभिन्न राज्य की सरकारें इसके लिए कानून बना रही है कि जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान, जिसको हम कहते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, से सम्मानित किया गया है? यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। रतन टाटा को, एन चंद्रशेखरन को, मुकेश अंबानी को, या कुमार मंगलम बिड़ला को? तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, एक बार कमेंट में सभी बच्चे बताइएगा। तो ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया? ये दिया गया है भाई एन चंद्रशेखरन को। अब बात आई ये कौन है, तो ये टाटा ग्रुप के क्या हैं? चेयरमैन है। ठीक है, ये टाटा ग्रुप के क्या है? चेयरपर्सन है। ध्यान रखिएगा, ये चेयरमैन है टाटा ग्रुप के। ठीक है, कोई किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिनको फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? भारत रत्न, जिसको हम कहते हैं। ध्यान रखिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। किसका? यूनेस्को का। और FATF का मुख्यालय है। दोनों को आपको याद रखना है। एक है FATF, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका एक मुख्यालय है। दूसरा यूनेस्को का मुख्यालय है, जो विभिन्न देशों में विरासत जो होती है उनको संरक्षण का कार्य करता है, यूनेस्को। ठीक है, तो उसका भी मुख्यालय ये होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया भाई, आपने सीरियल देखा, उसमें जोधा अकबर को
धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहा था। ये सीरियल देखने से अच्छा है कि अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आपको सच्चाई नजर आएगी। कहीं ना कहीं जो लोग मजबूर हैं, पैसे से मजबूर हैं, खाने का 2 वक्त की रोटी उनको नहीं मिलती, तो जो इस तरह के धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग हैं उनको पैसे का लालच देते हैं कि आप हमारे धर्म को कबूल कीजिएगा, आपको हम 5 लाख रुपए देंगे, साथ में आपको शादी कराएंगे। अच्छा, एक रीजन ये भी रहा है, अगर आपने समाज को गहराई से समझा होगा तो समाज में एक चीज और अभी प्रचलन में है, जिनकी शादी नहीं होती वो शादी के लालच में, ठीक है ना, मैरिज के लालच में धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं। ये एक फैक्टर निकल के सामने आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें, इस तरह की चीजों को देखें, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप छोटी सी चीज के लिए, ठीक है, अपने मैरिज के लिए, मतलब वो अगर आप मेहनत करोगे तो हो ही जाएगी, आप कुछ कमाओगे तो हो ही जाएगी, लेकिन ये एक प्रचलन में रहा है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा समझिएगा, अपने समाज में भी इसको समझाएं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निप्पो ब्रांड ने अपना कितने स्थापना दिवस पूरे किए हैं। निप्पो के बारे में आप जानते भी होंगे भाई। निप्पो जो बैटरी सेल आती है काफी पुरानी है, ध्यान रखिएगा। इसके स्थापना वर्ष पूरे हुए हैं, तो कितने स्थापना वर्ष इसने पूरे किए हैं? 25 वर्ष हैं, 30 वर्ष है, 50 वर्ष है या 55 वर्ष है? ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने 50 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं। किसने? निप्पो ब्रांड ने। निप्पो ब्रांड ने, ध्यान रखना। निप्पो की जो सेल आती है, जो आप यूज करते हैं, आप जो घड़ी में यूज करते हैं, जो वॉच होती है ना, दीवार घड़ी जिसको आप बोलते हैं, उसमें यूज करते हैं, या रिमोट्स में उनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये 50 वर्ष इसने पूरे किए हैं। इस अवसर पर इन्होंने अपना नया लोगो भी लॉन्च किया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंडो नेशनल कंपनी, ध्यान रखना, जो निप्पॉन है, निप्पॉन जो ब्रांड है, इसको कौन बनाता है? इसको बनाता है इंडो नेशनल कंपनी। इसका नाम है इंडो नेशनल कंपनी, ठीक है। इसके स्थापना कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? ओबुल रेड्डी इसके संस्थापक थे। मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में इसका मुख्यालय है। इसके प्रबंधक निर्देशक, अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में इसके प्रबंधक निर्देशक कौन है, वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, तो ये द्वारकानाथ रेड्डी हैं। कौन है? द्वारकानाथ रेड्डी हैं। जापान की मुत्सुशिता कंपनी के साथ इन्होंने क्या किया था? कोलैबोरेशन किया था, उनके साथ इन्होंने व्यापार शुरू किया था, ठीक है। और निप्पॉन जो नाम है, मैं आपको बता दूं, ये जापान के द्वारा ही दिया गया है। एक निप्पॉन पेंट भी आता है, आपने एशियन पेंट का नाम सुना होगा, ठीक है ना, आपने नैरोलैक पेंट का नाम सुना होगा। एक पेंट आता है निप्पॉन के नाम से, आप उसको सर्च करेंगे जाकर, वो मुझे लगता है कि लगभग 125-30 साल पुराना पेंट है। उत्तर भारत में उसकी काफी कम डिमांड है। कम डिमांड इन द सेंस मतलब है कि उत्तर भारत के लोग उसको कम जानते हैं। जब आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां पर निप्पॉन ब्रांड सबसे ज्यादा चलता है, क्योंकि वो इनसे काफी बेहतर ब्रांड है, काफी बेहतर उसकी क्वालिटी है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं उसको हमने देखा है, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। निप्पॉन, 2 चीजें हैं, निप्पॉन और एक निप्पो, ठीक है। निप्पो बैटरी है और ये पेंट है, ठीक है, जो घरों पर आप पेंट कराते हैं, बेहतर है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने एवरेस्ट पर 27वीं बार फतेह कर रिकॉर्ड बनाया? कल हमने 26वीं बार आपको बताया था कि किसने 26वीं बार एवरेस्ट फतेह कर, गाइड के रूप में, ध्यान रखना, गाइड के रूप में हम बात कर रहे हैं, गाइड के रूप में किसने 27वीं बार एवरेस्ट को फतेह कर रिकॉर्ड बनाया है? पासांग दबा है, कामी रीता है, नीलू थापा है, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखना, 26वीं बार तो इन्होंने बनाया पासांग दबा ने, जबकि कामी रीता 27वीं बार फतेह कर चुके हैं गाइड के रूप में। तो इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम दोबारा से कर लिया है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, इनसे पहले किसने किया था? ये पासांग दबा इनसे आगे जा चुके थे, ठीक है। इन्होंने फिर एक एवरेस्ट फतेह किया, अब फिर से यही आ चुके हैं, जिनका नाम है कामी रीता। तो 27वीं बार ये इसको फतेह कर चुके हैं। पहली बार इन्होंने 1994 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। किसके रूप में ये की थी? इन्होंने एक कह सकते हैं गाइड के रूप में,
ठीक है, एक शेरपा के रूप में गाइड करने वाला जिसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कामी रेताब नहीं भूलिएगा। ठीक है, और इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है, पासांग दबा। ये 26 बार उस पर चढ़ाई कर चुके हैं एवरेस्ट पर। तो इन दोनों में कंपटीशन अब बना रहेगा, कौन आगे है कौन पीछे है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। वैसे अपडेट आपको यहां से करा दिया जाएगा। चलिए, हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। Whereas Agriculture Minister नरेंद्र सिंह तोमर inaugurated the biological control laboratory recently, न्यू दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में या मुंबई में, तो कहां पर इन्होंने जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला को स्थापित किया? ये हैदराबाद में इन्होंने किया है। कहां पर? हैदराबाद में इन्होंने किया है, ध्यान रखिएगा। और हैदराबाद आप सभी जानते हैं तेलंगाना की राजधानी है। किसकी? तेलंगाना की राजधानी है। और ये जो प्रयोगशाला होगी, इसको जो बनाने का मेन उद्देश्य है वो क्या है कि नए नए जो बीजें हैं, नए नए जो बीमारियां आती हैं, उनके लिए हम कैसी दवा को इजाद कर सके, नई प्रजातियों पर हम कैसे रिसर्च कर सके, तो ये सारी चीजें वहां पर की जाएगी। ठीक है ना। प्रयोगशाला में एक कीट संग्रहालय व खरपतवार संग्रहालय और प्राकृतिक प्रकोष्ठ को भी स्थापित किया जाएगा। यानी कि कीट जो होते हैं, जो फसल को बर्बाद करते हैं, उनको कैसे रोका जाए, इस पर एक संग्रहालय अलग से बनाया जाएगा। खरपतवार के बारे में समझते हो या नहीं, जल्दी से बताएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो खरपतवार के बारे में नहीं जानते होंगे, तो आप मुझे बताइएगा कि ये क्या होता है। एक प्राकृतिक प्रकोष्ठ बनाया गया है, यानी कि नेचुरल प्रकोष्ठ वहां पर बनाया गया है, जो कि जैविक खेती को बढ़ावा देगा। तो आप मुझे बताएंगे कि खरपतवार क्या होता है। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ? ये हुआ है आपका हैदराबाद में। ठीक है, चलिए, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। जानते हैं जंगल, जंगल अलग चीज होता है। ठीक है, खरपतवार वो नहीं होता। आपने कोई फसल बोया और उसमें आपने जो फसल बोई, अनचाहा जो उसमें प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, जिसको आप नहीं चाहते, जिसको आपने नहीं भी वो फसल में बोया है, तो ऐसे जो पौधे होते हैं, ऐसे पौधों को खरपतवार कहते हैं, अनचाहे। ठीक है ना, जो अपने से उग जाते हैं। ठीक है, जो फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको समाप्त करने के लिए कीटनाशक का यूज किया जाता है। जंगली घास उसको कह सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा उसको सरल भाषा में याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का आपका सेशन। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। नहीं भाई, एक क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है। हाल ही में सोनल श्रीवास्तव को किस कंपनी का CFO यानी कि वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? Recently, Sonam Srivastava has been appointed the CFO of which company? टाटा समूह, रिलायंस समूह, वेदांता समूह या अदानी समूह? ध्यान रखिएगा, जो सोनल श्रीवास्तव है ये किस कंपनी की CEO अलग होता है भाई, दोनों अलग होते हैं। एक होता है CEO, एक होता है CFO। CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका मतलब होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यानी कि ये मुख्य वित्तीय अधिकारी इसको कहा जाता है। जो कि कौन बनी है? ये बनी है सोनल श्रीवास्तव, जो कि वेदांता समूह की बनाई गई हैं। तो ऑप्शन नंबर C आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया भाई। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर जी ये क्वेश्चन हमने कल पढ़ दिए थे। भाई पढ़ लिए होंगे, मैं मना नहीं करता। ठीक है, कहीं पर हो सकता है कि ये क्वेश्चन कल कराए गए हो, कहीं पर हो सकता है कि आने वाले एक दिन बाद इसको कराया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट अफेयर्स लगभग आपको मैं बता दूं वही क्वेश्चंस जो है कराए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बस ये है कि आपके क्वेश्चंस में पूरे होने चाहिए। जो न्यूज में चल रहा है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। मुझे ये थोड़ा सा आपको बताना है कि आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन आप अपनी तैयारी को बेहतर रखें। ठीक है, आप अपडेट रहे, कहने का मतलब ये है, आप चाहे कहीं से भी पढ़ें, यहां से पढ़ें, किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़े, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, लेकिन अपडेट आपको रहना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन वहां आपको मिल जाए जो यहाँ पर पढ़ाई, या जो वहां पर पढ़कर आ पाए वो क्वेश्चन आपको कुछ यहाँ पर मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो नया अलग आपको जरूर मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था आज का आपका सेशन। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।